यहाँ पर चैप्टर है आपका मानव भ्रूणीय परिवर्तन चल रहा था और इसमें एक आपका कॉन्सेप्ट है अपरा, है ना, हेडिंग बना लीजिए इसको। अपरा को कहते हैं प्लेसेंटा, अपरा को क्या कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं ना। अब ये प्रश्न आता है कि भाई ये प्लेसेंटा होता क्या है, अपरा होता क्या है, ठीक है। तो जो अपरा का विकास होता है ये गर्भाशय भित्ति से होता है। हेडिंग बन गया। देखो ये जो है गर्भाशय और भ्रूण के रसांकुर से जुड़ा रहता है। ये कहाँ, गर्भाशय, गर्भाशय का मतलब बच्चादानी एक तरह से जहाँ बच्चा रहता है, तो गर्भाशय व भ्रूण के रसांकुर, भ्रूण के रसांकुर से, गर्भाशय व भ्रूण के रसांकुर से जुड़ा रहता है। ये आपका होता है जो अपरा होता है, ये गर्भाशय और भ्रूण के रसांकुर से जुड़ा रहता है ना। अच्छा अब एक चीज और है, गर्भाशय और भ्रूण के रसांकुर से जब जुड़ा रहता है तो जो जोड़ होता है ना, जो जुड़ाव होता है वही होता है अपरा। मतलब इसको शार्ट में भी आप लिख सकते हो कि गर्भाशय व भ्रूण के रसांकुर से जो जुड़ा रहता है, मतलब से जो जुड़ा रहता है और जो जुड़ाव रहता है, जैसे मान लो गर्भाशय हो गया, भ्रूण का रसांकुर हो गया, है ना, इसके बीच में ये जो नली है ना, यही होता है प्लेसेंटा, यही होता है प्लेसेंटा। तो जनरली अभी आपने देखा कि जो अपरा होता है गर्भाशय और भ्रूण के रसांकुर से जुड़ा रहता है। अब जब गर्भाशय और भ्रूण के रसांकुर से जुड़ा रहता है तो स्वाभाविक है भाई यहाँ पर एक जुड़ाव पाया जाएगा, है ना, तथा है ना इसी जुड़ाव को, इसी कनेक्टिंग, इसी जुड़ाव को क्या कहते हैं, अपरा कहते हैं। अपरा या जो है प्लेसेंटा कहते हैं, अपरा या प्लेसेंटा कहते हैं। बस क्या हुआ, हाँ। अब ये आता है दूसरा क्वेश्चन आता है कि चलो ठीक है जुड़ा रहता है, अब प्रश्न आता है किससे जुड़ा रहता है ना, किससे जुड़ा रहता है। तो भ्रूणीय कोरियन, मतलब ये एक तरह से क्लियर है ना, हाँ ये देखो भ्रूणीय कोरियन से, जैसे भ्रूण है आपका, है ना, भ्रूण है तो यहाँ भ्रूणीय, देखो भ्रूण के रसांकुर से जुड़ा है, मतलब एक तरफ गर्भाशय है एक तरफ भ्रूण के रसांकुर है, और भ्रूण के कोरियन, कोरियन का मतलब एक प्रकार का धागा, भ्रूणीय कोरियन मतलब भ्रूणीय कोरियन, ऐसा समझ लो यार। एक जब बच्चा बॉर्न होता है तो उसकी नाभि काटी जाती है ना, तो एक ऐसे प्लेसेंटा टाइप मतलब नली टाइप रहती है, उसी की वजह से तो मतलब बच्चा जो है भोजन प्राप्त करता है ना, तो वही चीज होता है, ठीक है, समझे इतना। तो ये चीज होता है, इसमें बहुत खास नहीं है, जैसे प्लेसेंटा सिंपल से भाई एक तरह से एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो भ्रूण के लिए जो पोषक पदार्थ होता है या ऑक्सीजन होता है, जो भ्रूण पोषक पदार्थ या ऑक्सीजन को प्रदान करता है, ये किसके थ्रू प्रदान करता है, तो ये प्लेसेंटा के थ्रू प्रदान करता है। मतलब हम ये कह सकते हैं, हाँ नाभि बिल्कुल, तो हम इसको मतलब सीधा सीधा ये कह सकते हैं जो अपरा होता है ना, ये भ्रूण का ही भाग होता है, जो अपरा है ये भ्रूण का ही भाग होता है। तो एक पॉइंट कर लो, यह अर्थात यह का मतलब क्या हो, यह मतलब किसके लिए आई है, समझ पा रहे हैं, अपरा, है ना, तो यह जो है या यह अपरा भ्रूणीय, हाँ भ्रूणीय भाग होता है, ठीक है। ये जो है अपरा का भ्रूणीय भाग होता है, भ्रूणीय भाग होता है जो जो भ्रूण के लिए पोषक पदार्थ और ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, जो भ्रूण के लिए, जो भ्रूण के लिए पोषक पदार्थ
जो भ्रूण के लिए पोषक पदार्थ व ऑक्सीजन ग्रहण करती है, जो भ्रूण के लिए पोषक पदार्थ व ऑक्सीजन ग्रहण करती है, जो भ्रूण के लिए पोषक पदार्थ व ऑक्सीजन ग्रहण करती है। क्लियर है? अब एक चीज यहां से और आप समझ सकते हो कि अपरा के ही माध्यम से एक संवहनीय झिल्ली बनती है, मतलब भ्रूण के बच्चे के चारों तरफ एक पतली सी लेयर संवहनीय झिल्ली। तो यहाँ पर सीधा ये आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो ये मतलब इसका मुख्य रूप से काम क्या होता है, तो यही होता है कि भ्रूण के लिए पोषक पदार्थ व ऑक्सीजन ग्रहण करना, और ऑक्सीजन ग्रहण करना भी किसके थ्रू, या अपरा का। तो मतलब अपरा के जो चारों तरफ संवहनीय झिल्ली है, जो अपरा के चारों तरफ क्या है, जो संवहनीय झिल्ली है, वही चीज होता है। क्लियर है? या आप सीधा सीधा याद रख सकते हो ये, और यही ब्रैकेट में आप लिख सकते हो। जैसे अगर कंफ्यूजन होने वाला है तो संवहनीय झिल्ली। अब ये तुरंत क्वेश्चन बन जाता है, भाई संवहनीय झिल्ली कहाँ की झिल्ली, तो अपरा के पास में पाई जाने वाली जो संवहनीय झिल्ली होती है वो अपरा का ही भ्रूणीय भाग होता है, और जो कि भ्रूण के लिए पोषक पदार्थ व ऑक्सीजन ग्रहण करने का काम करता है। क्लियर है? ये चीज क्लियर है? तो अगर हम पूछ लें अपरा का प्रमुख काम क्या है, तो या ऐसे क्वेश्चन बन सकता है आपसे नल में, एक विकसित होते भ्रूण को पोषक तत्व किसके द्वारा प्रदान होता है, मतलब जब वो पेट के अंदर रहता है तो किसके द्वारा, अपरा के द्वारा, प्लेसेंटा के थ्रू, है ना। दूसरा क्वेश्चन ये है कि भ्रूण को श्वसन तथा अन्य उपापचयी क्रिया के लिए ऑक्सीजन कौन किसके थ्रू भ्रूण को प्रदान होता है, अपरा के थ्रू प्रदान होता है। यहाँ पर आपने लिखा ऑक्सीजन ग्रहण और पोषक पदार्थों का ग्रहण। अब दूसरा प्रश्न आता है कि उत्सर्जन, तो भाई नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन जो है किसके माध्यम से होता है, तो भाई स्वाभाविक है, एक ही माध्यम है अभी तो पेट के अंदर जब तक अंदर है, तो अपरा के थ्रू। तो अपरा का काम, और हाँ जो माता जो है प्रतिरक्षा प्रदान करता है, यानी कि जो माता के अंदर से इम्यूनिटी पावर भ्रूण को प्राप्त होती है, किसके थ्रू प्राप्त होती है, तो सारा काम प्लेसेंटा के थ्रू होगा। कोई हार्मोन्स का स्राव हो रहा है ना, हार्मोन्स का स्राव हो रहा है तो किसके द्वारा होगा भाई, किसी भी हार्मोन्स सारा। अब हार्मोन्स हो प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, है ना, या जो टेस्टोस्टेरोन, कोई भी हार्मोन्स हो सकता है, तो किसके द्वारा होता है, अपरा के द्वारा होता है। क्लियर है? अब एक चीज और है, सबसे अच्छी बात यह है कि माता के रुधिर से, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मां के खून से केवल सही पदार्थों का, मतलब एक चयनात्मक पदार्थों का ही भ्रूण के अंदर प्रवेश हो पाता है ना। तो ये भी काम कौन करता है, अपरा। और हानिकारक पदार्थ व जटिल पदार्थों को प्रवेश करने से रोकने का काम सारा जो है प्लेसेंटा करता है। तो अगर आप इसको जैसे आता है क्वेश्चन, अपरा के कार्य लिखिए, है ना, तो अपरा के कार्य में यहाँ पर ये पूरा लिखा है, आप लिख सकते हैं। जैसे पहला काम पोषण, हेडिंग वाइज, पहला काम पोषण, दूसरा काम उत्सर्जन, तीसरा काम प्रतिरक्षा यानी इम्यूनाइजेशन या इम्यूनिटी, चौथा काम हार्मोन्स का स्राव, और इन्हीं बारे में आप डिटेल से लिख सकते हैं। क्लियर है? तो अभी तो मुख्य रूप से दो काम कर रहा है, भ्रूण के पोषक पदार्थ और ऑक्सीजन का, बाकी जितने भी सारी एक्टिविटी होंगी वो सारा प्लेसेंटा के ही थ्रू होगा, है ना। अब क्या होता है, इसके बाद का एक टर्म आता है, जैसे कल आपने देखा था कि गैस्ट्रुला से शिशु के निर्माण के लिए, है ना, जो 9 महीना मतलब मानव में, सामान्य मानव में गर्भकाल ही होता है ना, उसको 3 भाग में बांटा गया था, प्रथम तिमाही, द्वितीय तिमाही और अंतिम तिमाही, है ना। तो वहां पर आपने देखा था कि शिशु जो है 9वें महीने तक के लास्ट सप्ताह तक तैयार हो जाता है बाहर आने के लिए, है ना। फिर अब यहाँ पर आपने अंदर देखा कि अभी तैयार हो जा रहा है, फिर अंदर में भोजन कौन लेता है, क्योंकि 6 महीने तक ही लात पैर से मारने लगता है ना, तो भाई खाना पानी कुछ तो चाहिए ना, तो ये प्लेसेंटा के थ्रू होता है। अब यहाँ पर एक आता है चाइल्ड बर्थ, यानी कि एक आता है आपका प्रसव, कब प्रसव काल होता है,
कब जो है प्रसव, प्रसव का मतलब होता है चाइल्ड बर्थ। किसी को पता है प्रसव क्या होता है, कुछ आइडिया इसके बारे में? प्रसव निषेचन जब होता है तो निषेचन से जो 9 महीने तक का समय होता है, निषेचन से, है ना, जो 266 दिन या 9 महीने का जो टाइम पीरियड होता है, इसको क्या कहते हो आप कहते हो गैस्ट्रेशन पीरियड, यानी कि गर्भावधि कहते हो इसको आप क्या कहते हो? गर्भावधि कहते हो, है ना। और ये जब गर्भावधि पूरी हो जाती है, जब गर्भावधि पूरी हो जाती है तो शिशु का जन्म होता है। और शिशु पता ही कहाँ रहता है? तो शिशु जो है गर्भाशय में रहता है। अब जब शिशु गर्भाशय में रहता है और जब 9 महीने यानी कि गर्भावधि का समय पूरा हो जाता है लगभग, तो उसके बाद में ये गर्भाशय की अनैच्छिक पेशियों में संकुचन होता है। गर्भाशय की जो पेशियां होती हैं, इसमें क्या होता है? खिंचाव, तनाव, कंट्राडिक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है ना। और जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्शन एक लंबी प्रक्रिया चलता है। देखो कभी कभी क्या होता है, जन्म के समय एक औरत बहुत ज्यादा टाइम, मतलब बहुत ज्यादा तड़पती है, कोई कोई तो 12-13 घंटा, कभी कोई मतलब इंसिडेंट हो जाता है, लेकिन कभी कभी बहुत ज्यादा समय लग जाता है। तो यही समय जो होता है प्रसव काल कहलाता है ना। तो प्रसव काल का मतलब बच्चा कभी भी जन्म ले सकता है ना। तो प्रसव काल का मतलब क्या हुआ? जब गर्भावधि पूरी हो जाती है तो शिशु का जन्म होने से पहले गर्भाशय की पेशियों में विभिन्न प्रकार के संकुचन होता है। गर्भाशय की पेशियों में संकुचन मतलब समझ रहे हो ना, खिंचाव, तनाव, थोड़ा फैलाव, ठीक है, ये होता है। और जब ये होता है तो ये एक लंबी प्रक्रिया चलती है, लंबी प्रक्रिया हो सकती है, ध्यान देना। और जब इसी समय को क्या कहते हैं? प्रसव संकुचन कहते हैं। ऐसे कंट्रैक्शन को क्या कहते हैं? प्रसव संकुचन कहते हैं। और यहाँ पर जो दर्द होता है इसको कहते हैं प्रसव वेदना कहते हैं। प्रसव काल का समय में भाई प्रसव वेदना होता है ना, यानी कि दर्द। क्लियर है? तो यही चीज आपका होता है। अब क्या होता है, ये प्रसव वेदना जो होती है इसकी 3 अवस्था होती है, ध्यान से समझना। इसकी 3 अवस्था होती है, यानी कि प्रसव काल। प्रसव पहले नंबर ये बताओ, समझ में आया? प्रसव का मतलब चाइल्ड का बर्थ, भाई इंग्लिश से क्लियर हो। इसमें 2 टर्म आता है, एक तो आया प्रसव संकुचन, है ना, और एक आया तुम्हारा प्रसव वेदना। 2 चीज हुआ ना। तो प्रसव संकुचन का मतलब गर्भाशय की पेशियों में, अनैच्छिक पेशियों में संकुचन होना, कंट्रैक्शन। और प्रसव वेदना का मतलब ऐसे कंट्रैक्शन एक लंबी प्रक्रिया हो सकती है ना। और यहाँ पर जो वेदना होता है, जो दर्द होता है, उसको क्या कहते हैं? प्रसव वेदना। अब इसको 3 भाग में बांटा गया है, एक तो प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था। अब क्या होता है, सबसे पहले हर 30 मिनट, है ना, या इससे अधिक समय में ये पुनरावृत्ति होती है। मतलब एक दर्द का जो होता है हर 30 मिनट में ये क्या होता है? रिपीट होता है ना। और जो गर्भाशय की ग्रीवा होती है, जो ग्रीवा की कोशिकाएं होती हैं, ये लगभग 10 सेंटीमीटर तक फैल जाती है। मतलब जब पहला संकुचन होता है 30 मिनट का गैप कर, तो ये इससे ज्यादा भी हो सकता है। तो पहले तो गर्भाशय की जो ग्रीवा होती है वो कितनी फैल जाती है? लगभग 10 सेंटीमीटर फैल जाती है ना। और ये गर्भाशय की जो पहली अवस्था होती है ये सबसे लंबी होती है, जो कि 8 से 24 घंटे तक चल सकती है। 8 घंटे से लेकर 24 घंटे तक चल सकती है। क्लियर है? ये संकुचन होने, है ना। तो हर संकुचन में कितना गर्भाशय की ग्रीवा कितना फैलती है? 10 सेंटीमीटर लगभग। अब द्वितीय अवस्था में क्या होता है? द्वितीय अवस्था में अब देखो, प्रथम अवस्था में क्या है? गर्भाशय की ग्रीवा क्या संकुचन मतलब फैल चुकी है, 8 से 24 घंटे इसमें समय लग सकता है। और ये सारा समय प्रसव काल का, प्रसव वेदना वाला। क्लियर है? अब क्या होता है? दूसरे अवस्था में शिशु का सिर धीरे धीरे पहले वेजाइना के थ्रू बाहर आता है, अगर नॉर्मल डिलीवरी हो रही तब, है ना। शिशु का शरीर क्या है? धीरे धीरे वेजाइना के थ्रू
बाहर आता है और कुछ संकुचन अभिनय होता है। जब धीरे धीरे वजाइना के थ्रू आता है तो भाई स्वाभाविक वजाइना में भी तो संकुचन होगा, तो कुछ संकुचन से के थ्रू क्या होता है, शिशु का पूरा शरीर बाहर आ जाता है ना। और जब शिशु का पूरा शरीर बाहर आ जाता है तो शरीर तो बाहर आ गया, लेकिन अभी भी प्लेसेंटा यानी कि जिसे अभी हम लोग बार बार कह रहे थे अपरा, अभी भी वो जो नाभि रज्जु है ना, नाभि रज्जु वो प्लेसेंटा से शिशु को जोड़े रहती है। यानी कि भाई नाभि रज्जु से ही तो बच्चे के अंदर से रहता है, तो नाभि रज्जु अभी भी बच्चे का नाभि रज्जु किससे जुड़ी रहती है, प्लेसेंटा से बाहर रहती है। तो प्रथम अवस्था समझ में आया, द्वितीय अवस्था समझ में आया। अब तृतीय अवस्था में क्या होता है, तृतीय अवस्था में जो अपरा होता है, जो प्लेसेंटा होता है, ये गर्भाशय से पृथक हो जाता है। गर्भाशय से क्या होता है भाई, पूरी तरह से जब मतलब शिशु जो है बाहर आ जाएगा तो क्या होगा, गर्भाशय से पृथक हो जाता है और फाइनली ये बाहर निकल आता है। और जब बाहर निकल आता है तो ध्यान देना, धागे द्वारा है ना, धागे द्वारा शिशु की ओर बांधकर किसी असंक्रमित ब्लेड की सहायता से, ऐसा ब्लेड है ना, यह धागे द्वारा नहीं बांधा, वैसे खींच लिया जा रहा मांस वगैरह जैसा, तो एक ऐसा ब्लेड या कैंची जो कि संक्रमित ना हो, उससे जो इसको क्या किया जाता है, काट कर अलग कर दिया जाता है ना, काट कर अलग कर दिया जाता है। और ये प्रक्रिया शिशु के जन्म के बाद लगभग 10 से 20 मिनट के अंतर पर होती है। ध्यान देना, ये प्रक्रिया लगभग कितने 10 से 20 दिन 20 मिनट के दिन नहीं यार 10 से 20 मिनट के अंतर पर होती है। इस चीज को अगर बढ़िया समझना हो, 3 इडियट मूवीज में आप देखे होंगे है ना, प्रथम स्टेज में क्या होता है, जब शिशु का शरीर मतलब सिर बाहर निकलता है तो पुश करते हैं, वैक्यूम, एक वैक्यूम क्लीनर रहता है ना, वैक्यूम क्लीनर, तो पुश करते हैं धीरे धीरे, देखे होंगे कभी, देखना यार, क्लियर है। तो उसमें पूरा प्रथम द्वितीय और तृतीय अवस्था, तो क्या होता है जब वो बाहर आ जाता है, रोने लगता है, तो सब लोग पहले बाबू बाबू मतलब ये वो आंख नहीं खुलता है, फिर जब आंख खुलता है तो देखे होंगे मतलब 2-4 मिनट के बाद में वो काटते हैं अपरा, कि तुरंत नहीं काटते, नहीं काटते थे ना, अरे देखे हो कि नहीं देखा, 3 इडियट मूवी इतना विख्यात है, उसे नहीं देखे, चलो ठीक है, अभी समझ में आया। तो वहां पर ये चीज है, मतलब ये तो 3 अवस्था इसकी होती है। प्रसव की कितनी अवस्था होती है, आयु तीनों अवस्था में हमें लिखवाने की आवश्यकता नहीं, बोलो यह है आवश्यकता भाई। स्वाभाविक के प्रथम अवस्था में क्या होता है, कंट्रैक्शन होता है, गर्भाशय की ग्रीवा में क्या होता है, कंट्रैक्शन हर 30 मिनट से अधिक समय पर होता है, 8 से 24 घंटे का समय हो जाता है। एक कंट्रैक्शन में गर्भाशय की ग्रीवा कितना फैल जाती है, लगभग 10 सेंटीमीटर फैल जाती है। द्वितीय अवस्था में क्या होता है, सिर वजाइना के थ्रू शरीर से बाहर आता है, और यहाँ भी कंट्रैक्शन वजाइना में भी होता है ना, और खाली शिशु बाहर आ जाता है, लेकिन द्वितीय अवस्था में अभी भी वो जो अपरा जो है नाभि रज्जु से जुड़ी है। तृतीय अवस्था में क्या होता है, पूरी तरह से अलग हो जाता है अपरा, और उसको क्या किया जाता है, मतलब एक असंक्रमित ब्लेड की सहायता से काट दिया जाता है। क्लियर है, तो ये चीज होती है। अब एक चीज और समझो, प्रसव के समय में क्या होता है, हार्मोन्स होता है। ध्यान देना, जो प्रसव की क्रिया होती है, प्रसव की क्रिया का मतलब एक प्रकार से ये जो कंट्रैक्शन भाई बहुत बड़ी है। सोचो एक मतलब बच्चा आप देख सकते हैं कितना, मतलब जब वो जन्म लेता है शेरू है ना, कितना ज्यादा कंट्रैक्शन होता है, उस कंट्रैक्शन में अभी कोई स्किन को ऐसे खींचे कितना ज्यादा दर्द होता है। एक क्या बोलते हैं, चिकोटी काट ले तो एकदम से मतलब जान निकल जाती है, हाँ, लेकिन वहां क्या होता है, कंट्रैक्शन होता है, इतना ज्यादा कंट्रैक्शन आपका वहां पर हो जाता है। तो ये समझे, तो यहाँ पर हार्मोन्स का भी रोल रहता है, ध्यान देना। अब यहाँ पर ये देखना है कौन से हार्मोन्स का रोल रहता है, कौन से हार्मोन्स का रोल यहाँ पर रहता है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक प्रक्रिया समझाया गया है कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स रहता है। यहाँ पर ध्यान देना, कौन से हार्मोन्स का रोल यहाँ पर होता है प्रसव के समय में, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का रोल, यानी कि कौन सा हार्मोन्स सिक्रेशन होता है, किस हार्मोन्स के द्वारा इतना ज्यादा कंट्रैक्शन होता है, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स के द्वारा होता है। यहाँ पर देखो सीधे सीधे लिखा है कि जो प्रसव की क्रिया होती है ना, ये अंतःस्रावी क्रिया द्वारा प्रेरित
प्रेरित होती है, अंतःस्रावी, हाँ अंदर से, है ना। और दूसरा नंबर क्या, शिशु जब पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है तो गर्भ और अपरा दोनों से प्रसव के लिए संकेत आता है, मतलब गर्भ में, सॉरी यार हमें लगता है थोड़ा झुकी थी, यहां सीधा देखो, गर्भ और प्रसव दोनों में क्या होता है, संकेत आता है संकुचन के, और उस समय सीधा सीधा आप याद रखो यहाँ पर कौन सा हार्मोन प्रभावी रूप से होता है, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन, हाँ ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का रोल रहता है। क्लियर है। अब आपका बच्चा बाहर आ गया, क्लियर, सारी प्रक्रियाएं हो गई, धागा वागा कट गया। अब क्या होता है उसके फिर उसके बाद आप देखे होंगे उसको रुलाया जाता है, अगर नहीं रोता है तो पेट को ठकठकाया जाता है, रो भाई, क्यों रोता है, क्योंकि वो अभी तक जैसे वो बाहर निकलता है तुरंत उसे कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की नीड होती है, कभी कभी तो होता है ऑक्सीजन ही लगाना पड़ जाता है, नाक और में से सारी चीजें जो भी लेयर रहती है सब निकालना जाता है कि ऑक्सीजन जो है लेने लगे, है ना। एक बार फिर रेडिएट मूवी में ऐसा लगता था सब वो मर गया था सब लोग एकदम, फिर एक बार जब हालिस बेल तो रोने लगा था, ऐसा मतलब हुआ था कि नहीं। तो ये कहीं ना कहीं सही है, कभी भी ये मूवी वगैरह में आप कभी कोई दिखाया जाता है कि पहले रोता है, नहीं रोता है तो जबरदस्ती रुलाया जाता है, तो रोना जरूरी है। क्लियर है। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, यहाँ बताओ सारी चीजें क्लियर है, इसे लिख लो, इसे लिख लो। आज की क्लास ज्यादा समझने ही वाली थी।